आप सभी को मेरी वॉइस आ रही है तो सब लोग यस लिख दें एक बार कि यस सर वॉइस आ रही है। आई एम ऑडिबल टू ऑल ऑफ यू। चलिए, वेरी गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग। आज हम करने वाले हैं एपीजीपी और एपीजीपी को अच्छे से पढ़ने वाले हैं, कॉन्सेप्ट कवर करने वाले हैं। एचपीवी हम थोड़ा बहुत जानेंगे, ठीक है, जो आपके एग्जाम रिलेवेंट जो क्वेश्चंस आते हैं। और वेरी गुड मॉर्निंग। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। आज की दुनिया में सफल वही है और जिंदा वही है जो लगातार कुछ ना कुछ सीख रहा है। डेफिनेटली अगर आप लर्निंग को बिल्कुल क्लोज कर देते हैं तो आप कुछ भी नहीं है लाइफ में, समझ रहे हो? आप कुछ भी नहीं है, आपको कोई मतलब कोई पूछने वाला तक नहीं है। लिटरली यही है कि अगर डंप हैं आप तो कुछ नहीं कर सकते जिंदगी में, ना ही कोई आपको रेस्पेक्ट मिलेगी, ना ही कुछ आप कर सकते हैं। बस कॉन्सेप्ट बिल्कुल सिंपल सा है, दिन पर दिन सीखते जाइए, आगे बढ़ते जाइए और इसी को ही चलना कहते हैं। आप अगर रुकना चाहते हैं तो आप रुक सकते हैं, बशर्ते आपके पास कोई लक्ष्य ना हो। अगर आपके पास लक्ष्य है तो चलते रहना बहुत जरूरी है। आइएगा, शुरुआत करेंगे आज की हम चीजों की। हमने कल एपी पढ़ा, एपी के बारे में हम बहुत सारी टर्मिनोलॉजी भी पढ़े। आपने नोट्स में लिखा होगा समांतर श्रेणी। समांतर श्रेणी से ही नाम आप पढ़ रहे हो ना, आपके कितने सारे स्टूडेंट यहां पर हैं जिनको नाम से समझ में आ रहा है समानांतर, ठीक है, समांतर, ठीक है। तो यहां पर हम ये कह सकते हैं ए आपका जो है वो पहला पद है, फर्स्ट टर्म। ए आपका क्या है? पहला पद है, प्रथम पद है, ठीक है। आपका जो एल है वो अंतिम पद होता है, मैंने आपको कल भी लिखाया था, लास्ट टर्म, ठीक है। और एन आपका क्या होता है? नंबर ऑफ टर्म्स, पदों की संख्या, ठीक है। तो अगर हम बात करना चाहते हैं यहां पर कि एन पदों, एस एन बराबर होता है एन पदों का योगफल, सम ऑफ एन टर्म्स, और टी एन होता है एन वा पद, एनथ टर्म। बहुत सिंपल गणित है एपी की। एपी क्या होता है? एपी वह सीरीज होती है जिनका डिफरेंस सेम रहता है, चाहे वो इंक्रीजिंग में हो चाहे वो डिक्रीजिंग में हो, ठीक है। चाहे वो इंक्रीज में हो या वो डिक्रीज में हो, डिफरेंस विल बी सेम। डिफरेंस विल बी द सेम। आपका जो अंतर है वह समान रहेगा ऑलवेज, चाहे वो इंक्रीजिंग में हो चाहे वो डिक्रीजिंग में हो, ठीक है। हाँ, और डी ही आपका क्या होगा? कॉमन डिफरेंस होगा, जिसको हम बोलते हैं सार्व अंतर। कहानी को समझने की कोशिश करना आप लोग कि अगर मान लीजिए मुझे एनवा पद निकालना है तो एनवा पद होता है ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। टी एन मैंने लिख दिया, अब आपको बार बार नहीं बताऊंगा कि ये एनवा पद है। तो अगर मैं कोई भी पद निकालना चाहता हूं किसी भी सीरीज का, हाँ, कोई भी पद निकालना चाहता हूं किसी भी सीरीज का, तो मैं क्या करूंगा? यहां पर ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी लिखूंगा। यहां पर आपको हर चीज पता है। ए आपका प्रथम पद है यानी कि फर्स्ट टर्म है, इंग्लिश में भी लिखा हुआ है। एन आपका नंबर ऑफ टर्म्स है यानी कि पदों की संख्या है, और डी आपका कॉमन डिफरेंस है, सार्व अंतर है। चीजें पता है, सिंपल सी बात है, ठीक है। हाँ, तो अगर हम बात करना चाहते हैं एनवें पद के बारे में तो ये निकल कर आता है। अगर हम बात करना चाहते हैं एन पदों के योग के बारे में, सम ऑफ एनथ टर्म, सम ऑफ एनथ टर्म होता है एन बाई टू, टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। नोट करो, ढंग से फॉर्मूले को लिख लो क्योंकि फॉर्मूला ही मेन चीज होती है यहां पर, और ये एपी का सिंपल फॉर्मूले होते हैं एपी के। अब आपको पता लगेगा कि मैं नंबर ऑफ टर्म्स निकालता हूं तो वो कैसे क्विकली निकालता हूं। आज पता लगेगा आपको कि अंतिम संख्या माइनस प्रारंभिक संख्या प्लस का वन करता हूं ना मैं, वो यहीं से करता हूं, इस वाले कॉन्सेप्ट से ही, ठीक है। हाँ, तो आपको पद का योग निकालना है, एन पदों का योगफल निकालना है, तो एन बाई टू ब्रैकेट टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। अच्छा, सबको वॉइस आ रही है ना प्रॉपर? सब आप नोट कर पा रहे हो ना? हाँ या ना में जवाब दे दो।
हाँ, ऑल क्लियर ना? यस, ओके। अब n पदों का योगफल का एक और फॉर्मूला होता है जो बहुत काम का है। n पदों का योगफल का n/2 a प्लस l। यहां पर a आपका पहला है और l मतलब लास्ट है। कोई सीरीज आपको दे रखी हो जिसमें प्रथम पद भी दे रखा हो, अंतिम पद भी दे रखा हो, नंबर ऑफ टर्म्स भी दे रखा हो तो होगा। हाँ, ठीक है। अखिलेश सिंप्लीफिकेशन कब का खत्म हो गया? ये तो एपीजीपी चालू है, इसको पता ही नहीं है मेरे भाई को। अब नहीं पता है तो अब क्या करें बता, है ना? एसएन क्या होता है सब लिखा रखा है भाई, देख तो ले एक बार, लेकिन नहीं देखेगा तो दिक्कत ही है भाई। नहीं पढ़ता है तो ध्यान ही देता है, फिर क्या मतलब है? फिर पढ़ने का लॉजिक नहीं है, फिर तो नहीं समझ में ही आएगा। फिर मेरे यहां क्या किसी के नहीं आएगा। हाँ, चलिए, ओके। हाँ, समझ में आ गई ना बात आप लोगों को? सिंप्लीफिकेशन कब खत्म होगा मैं बताता हूं भाई, कब होगा खत्म। ठीक है, आइए आ जाते हैं आगे। अगर मैं कोई सीरीज आपको दे रहा हूं 4, 7, 10, मुझे निकालिए T22, 22वां पद निकाल कर बताओ इस सीरीज का। दसवां पद निकाल के बताओ इस सीरीज का। चलो, तो अगर आप ये बात कर रहे हैं कि भाई आपके सामने ये T22 है तो कैसे निकालोगे भाई? प्रथम पद 4 है, कॉमन डिफरेंस क्या है? बढ़ रहा है, प्लस का 3 यहां हो रहा है, यहां भी प्लस का 3 है, तो डिफरेंस तो सेम ही रहेगा। तो प्लस का 3 आपका कॉमन डिफरेंस हो गया। नंबर ऑफ टर्म्स 22वीं टर्म्स निकालनी है आपको। तो T22 लगाने का वाला फॉर्मूला क्या है? a प्लस n-1 इंटू डी। a की वैल्यू कितनी आ रही है? 4 आ रही है। n की वैल्यू 22 में से 1 गया तो 21, और d की वैल्यू कितनी है? 3, तो 63 और 4 67। क्या आप सभी का आंसर आ गया क्या कि 67 आपकी 22वां पद होगा? ये भी नहीं कर पा रहे हो तो मेरे को बड़ा दुख होता है भाई, है ना? क्योंकि सिंपल एक फॉर्मूले में वैल्यू रखनी है आपको, बस पीछे पन्नों में लिखा हुआ है और आप धीरे धीरे लिखते लिखते आपको सब समझ में आने लग जाएगा। ठीक है भाई, यहां पर तक आपको क्लियर है मामला? इसी प्रकार अगर मान लो यहां मुझे 10वां पद निकालना है तो मैं वही काम करूंगा, a प्लस n-1 इंटू डी। एन की जगह मुझे 10 रखना है बस। तो यहां पहला पद क्या है? माइनस का 3 है। कॉमन डिफरेंस निकालना बड़ा ही टिपिकल टास्क है, क्योंकि माइनस का 7 माइनस माइनस का 3, तो जो कॉमन डिफरेंस आएगा वो आएगा माइनस का 4, क्योंकि घटती हुई सीरीज है ये। तो बस स्टार्ट। तो a की वैल्यू कितनी है? माइनस का 3, n-1 यानी कि 9, 10 में से 1 गया तो, और d का मतलब माइनस का 4। 9 चौके 36 में से माइनस का 3 चला गया तो माइनस का 39 आपकी क्या हो जाएगा? 10वां पद हो जाएगा। इस सीरीज का जो 10वां पद है वो माइनस का 39 है। किसी को कोई संकोच, समस्या, दिक्कत, परेशानी तो नहीं है ना? होनी भी नहीं चाहिए, क्यों हो, है ना? जब चीजें आपके सामने सारी की सारी क्लियर हैं। क्लियर है मेरे भाई? हाँ, आराम से सब्र कर ले भाई। हाँ, सारी चीज समझ में आएंगी, लेकिन उससे पहला स्टेप है सब्र करना, आप वो नहीं कर पाते हैं। ठीक है, रख रहे हो पॉइंट? समझ में आ रहा है? एक नेक्स्ट सीरीज भी देते हैं हम आपको और आप निकाल के बताएंगे कि भैया मैंने आपको सीरीज दे दी माइनस का 4, माइनस का 2, 0, 2, 4, ऐसे चलता चला गया, t बराबर 18। बताइए आपका इस सीरीज का 18th टर्म क्या होगा? 18वां पद क्या होगा?
तो कैसे करोगे? अभी जैसा समझाया, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, तो d कितना आ रहा है? माइनस का 2 माइनस का 4। ये सीरीज इंक्रीजिंग में आ रही है, 30 आ जाएगा। 18वां पद कितना आ जाएगा? 30 आ जाएगा। अरे क्यों गलती कर रहे हो यार, क्यों दे रहे हो? प्रीति एक भी सही क्वेश्चन का जवाब ही सही नहीं दे रही हो तुम। 38, उसका 33 दे रही थी। प्रॉब्लम कहां हो रही है? पता नहीं तुम माइनस प्लस में भी गलती कर रहे हो क्या? कहां गलती कर रहे हो भाई, ये बताओ मेरे को, कहां से आ रहा है 38 माइनस में? बताओ। 30 आएगा, दोबारा से समझ लो, आराम से तसल्ली से समझ लो। पहले गलती करोगे तो ऐसे काम थोड़ी ना चलेगा, चलने नहीं देंगे काम। आराम से समझ लो। अरे भाई ये इंक्रीजिंग सीरीज है, दिख नहीं रहा क्या? -2 से -4 से -2 हो रहा है, फिर 0 हो रहा है, ये बढ़ तो रही है, ये बढ़ती हुई सीरीज है। तो जो कॉमन डिफरेंस आ रहा है वो प्लस में आ रहा है 2, ये निकाला भी तो है कॉमन डिफरेंस। बस, ठीक है, ओके। आइए नेक्स्ट, ठीक है, नेक्स्ट। -6 माइनस का 1 माइनस का 6 माइनस का 1 4 9 14 20वां पद बताओ। चलिए, तो क्या हम ये कह सकते हैं कि a बराबर -6 है, d बराबर कितना हो जाएगा? ये इंक्रीजिंग है बॉस, ये 5 5 बढ़ रही है सब जगह, देख लो आप चाहे तो d बराबर हो गया +5, क्योंकि बढ़ती हुई सीरीज है। दिख रहा है ऐसा है कि नेगेटिव से शुरू है लेकिन बढ़ रही है। तो यहां पर आपको 20वां पद निकालना है, तो क्या करना है? माइनस का a प्लस n-1 19 इंटू डी, 89 आ रहा है नहीं आ रहा सबका? आई बात समझ में? क्लियर है कॉन्सेप्ट? हाँ या ना में जवाब दो। मजा आ रहा है? चलिए बहुत अच्छा बात है, अब थोड़ा सही किया तुम लोगों ने, ठीक है। अब देखें आगे। कभी भी ये जो फॉर्मूला है ना, Tn बराबर a प्लस n-1 इंटू डी, ये वही फॉर्मूला है दोस्तों जो हम हमेशा लगाते हैं। जैसे कि कैसे? ये nवा पद है, आप सब लोग समझते हो ना ये बात, मैंने लिखाई भी हुई है। ये प्रथम पद है, ये आपकी प्रथम पद है, और ये आपका डिफरेंस है, कॉमन डिफरेंस, और ये आपकी नंबर ऑफ टर्म्स निकालने का तरीका है। तो जैसा कि आपने कभी जिंदगी में देखा तो होगा ही कि एक ऐसा कुछ आ जाता है कि 1 से लेकर 1 3 5 7 ऐसे मैंने ले लिए 77 तक, और मैं आपसे पूछूं कि मुझे नंबर ऑफ टर्म्स बताओ कि यार ये कितने टर्म्स हो जाएंगे। आती है ना दिक्कत आप लोगों को? कितने लोगों को ये दिक्कत आती है कि हाँ यार सर हम टर्म्स नहीं निकाल पाते? तो तरीका क्या है बताओ? तरीका बहुत सिंपल, मैंने आपको शुरू से बता रखा, लेकिन आपको समझ में नहीं आता उस टाइम। आज समझ में आ जाएगा कि वो एपी के इस फॉर्मूले की वजह से आता है। देखिए कैसे, अंतिम पद 77 माइनस प्रारंभिक पद 1 प्लस का 1 नियम है,
तो आंसर आएगा कि यहां पर ध्यान इस बात का देना है कि फिर सर कॉमन डिफरेंस भी तो है दो, तो जो आपने पहले अंतिम पद माइनस प्रारंभिक पद किया उसमें डी का भाग भी दे दो और लास्ट में प्लस का 1 करो लास्ट में, तो ये कितना हो जाएगा 39 पद, 39 पद हो जाएंगे भाई। तो अगर मैं बोलूं 1 3 5 7 ऐसे 77 तक जाना है तो कितने नंबर ऑफ टर्म्स हो जाएंगे, कितने नंबर ऑफ टर्म्स हो जाएंगे 39 नंबर ऑफ टर्म्स हो जाएंगे। आपको मेरी बात अगर समझ में आ रही है तो कोई बात नहीं है, नहीं आ रही है तो भी कोई बात नहीं है, आ जाएगी। तो सर इस वाले फॉर्मूले का क्या रिलेशन है, ये क्या किया आपने, मैं वही समझा रहा हूं, ध्यान से देखो। एन व पद यानी कि मैं कह सकता हूं अंतिम पद मेरा 77 है, यस। प्रथम पद मेरा क्या है, प्रथम पद मेरा 1 है, 1 है। मुझे क्या निकालना है, नंबर ऑफ टर्म्स निकालनी है, एन निकालना है, माइनस का 1, डी कितना है, डी अपना 2 आ रहा है। तो यही हो रहा है, देखो फॉर्मूले में यही सेट हो रहा है, अंतिम पद में से प्रारंभिक पद घटाया 76, फिर डी का बटे 2 कर दिया 38, और 38 बराबर एन माइनस का 1 है, तो एन बराबर हो जाएगा 39। किसी को कोई दिक्कत है क्या? तो ये जो +1 आपका आता है ये समझ में आ गया कैसे आता है, ये n-1 का +1 है, ये बुद्धि बैठ रही है क्या, बुद्धि में बात बैठ रही है क्या? कई बच्चों की तो अभी भी नहीं बैठ रही है, क्या ही कर सकते हैं इसका बताओ। ठीक है भाई, आ गया, आगे चलें, आ जाओ। n पदों का योगफल निकालना हो तो, n पदों का योग अगर निकालना हो, सम ऑफ nth टर्म। अब आपको नंबर ऑफ टर्म्स निकालना आ गया, बोलो। आपको कोई भी अगर मैं बोलूं सीरीज हो तो उसमें nवा पद निकालना आ गया, हाँ आ गया, हाँ। अब आते हैं आगे, अगर मान लीजिए आपको nth टर्म निकालनी हो, मतलब सम ऑफ n टर्म निकालना हो, तो एग्जांपल लेता हूं और उसी के थ्रू समझाने की कोशिश करता हूं, लेकिन उससे पहले सभी विद्यार्थी अपने अपने पीछे के नोट से फॉर्मूला लिख लें सामने, दोनों, 2 फॉर्मूले हैं, दोनों लिखें, फटाफट लिखें, टाइम नहीं है, जल्दी लिखें। हम्म, ये एक सीरीज आपको दे रखी है, पहले तो बताओ कि एपी है या है नहीं, एपी है भी या नहीं, अगर है तो उसका सम क्या होगा बताइए। आपके पास दोनों विकल्प हैं, दोनों फॉर्मूला लगा सकते हैं आप। फॉर्मूला पहला, एस एन बराबर n/2 नंबर ऑफ टर्म्स बटे 2 2a प्लस n-1 इंटू डी, एंड क्या, और एस एन बराबर n/2 a प्लस का l। चलिए बताइए, एपी है, कैसे पता लगी, एपी है उसका पता कैसे चला आपको? क्योंकि सर कॉमन डिफरेंस आ रहा है सब में। अच्छा, तो अभी कैसे निकालोगे फिर? बोले सर कैसे निकालें? मैंने कहा भाई देखो 2 तरीके मेरे पास, 2 तरीके क्या हैं,
एस एन निकालना है ना, तो n बाई 2 वाला फॉर्मूला लगा दूं, बड़ा वाला 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। इस फॉर्मूले में क्या होता है कि जैसा है वैसे से क्वेश्चन शुरू हो जाएगा। 10 टर्म की बात की गई है, 10 बटे 2 5, 9 दूनी 18 प्लस n माइनस 1, 10 में से 1 गया तो 9, और कॉमन डिफरेंस आ रहा है कितना 3, तो ये हो गया 27 और 18 45 और इंटू 5 225। ये आपकी 10 टर्म्स का सम आ चुका है। अब आपको बिल्कुल भी शॉक नहीं होना है। क्यों नहीं होना है मैं बताता हूं कि अगर मैं आपसे कहूं कि भाई आप 10वां पद निकाल दो ना हाथ के हाथ, अगर आप T10 निकालोगे तो क्या हो जाएगा, a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी हो जाएगा। बोलिए a कितना है, a आपका 9 है, n माइनस 1 यानी कि 9 इंटू तो अपना 3 आ रहा है, तो 9 तिया 27 और 9 27 और 9 हो गया कितना 36। तो 10वां पद जो आ रहा है अपना 36 आ रहा है, 10वां पद आ रहा है 36। तो यहां से आप डायरेक्टली फॉर्मूला भी तो दूसरा वाला भी तो लगा सकते हो, n बाई 2, यहां पहला पद a और अंतिम पद l। तो अंतिम पद क्या है 36 और पहला पद क्या है 9, 9 और 36 45 और n बाई 2 यानी कि 5, 45 इंटू 5, 45 इंटू 5। तो जो फॉर्मूला आपने यहां लगा रखा है ना वो एक्चुअल में वही है l, ये वाला। नई बात समझ में आ रही है अभी भी? मैं अभी और समझाता हूं। जैसे कि आपने इसको सेग्रीगेट कर दो आप, Sn बराबर n बाई 2, यहां जो 2a था 2a को मैं a लिख दूं, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी लिख सकता हूं ना। तो बेवकूफ बनाने वाला काम है ना ये तो बिल्कुल। हाँ सर सही कह रहे हो आप, यहां 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी लिखा हुआ है, मैंने इसको a प्लस a n माइनस 1 इंटू डी लिख दिया। तो ये तो मेरी लास्ट टर्म हो गई जो अभी मैंने निकाली थी। तभी तो ये फॉर्मूला बनता है एक और कि प्रथम पद प्लस अंतिम पद बटे 2। तो चीज वही है, यहां आपको नंबर ऑफ टर्म्स नहीं निकालनी पड़ती हैं, इस वाले फॉर्मूले में डायरेक्ट आ जाता है, वहां निकाल लो फॉर्मूला लगा दो, चीज वही है। वो ऐसा बड़ा दिख रहा है और वो छोटा सा दिख रहा है। एल मतलब a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी है, अंतिम पद निकालने वाली बात है। आई बात समझ में? अंतिम पद निकाल के दिखा दिया, बस बच्चा खुश और 2 फॉर्मूले बन गए। तो बस जैसी सहूलियत वैसा काम आपको करना है। मेरी बात अगर आपको समझ में आ गई है तो बता दीजिए यस सर बिल्कुल क्लियर है, ये कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो गया हमें। आई बात समझ में? चलो तो दोनों चीजें सेम है, आपके सामने है, अब कोई घबराने वाली बात नहीं है। अब नेक्स्ट चलते हैं। अगर कोई एपी मान रहे हो आप, कोई एपी सीरीज है आपकी, तो एपी सीरीज में अगर मैं बोलूं कि 3 टर्म्स को मानिए, आप कोई भी 3 टर्म्स को मानिए, क्या 3 टर्म आपकी एपी में है, तो 3 टर्म कैसे मानोगे? तो मैं जो सिखा रहा हूं ना वैसे ही मानना है। आप में से क्या ही सोचेगा सर मैं a प्लस डी, a प्लस 2d, a प्लस 3d ऐसे मान लूंगा। गलत नहीं है उसका तरीका, ये वो ऐसे मान सकता है, बट मैं इसे यूज नहीं करता। मतलब गलत नहीं कहूंगा, ये भी ठीक है बट डोंट यूज, इसका यूज ना करें आप। कभी भी प्रश्न आए कि 3 संख्याएं हैं एपी में है, ऐसे ऐसे है, तो 3 संख्याएं एपी में है मानना है आपको, मान लो, तो आप ऐसे ना माने यार। कई बच्चे यही मान लेते हैं कि भाई बराबरी है, सही है मैं कह रहा हूं, लेकिन डोंट यूज नहीं करना है इसे। यूज कैसे करेंगे? यूज ऐसे करेंगे, ए प्लस डी और a माइनस डी, ये यूज करने वाली टर्म्स हैं। क्या ये एपी में है? हाँ है ना, सब में डिफरेंस सेम है, और ये यूज करनी है, यूज दिस ऑलवेज। इससे क्या होगा? टाइम सेव होगा इससे। ऐसे तीनों संख्याओं को मानने से 3 टर्म आपको अगर माननी है तो इससे आपकी टाइम सेव होगा, उससे आपका टाइम ज्यादा लगेगा। 1 मत मानो सुकांति, डी मानो डी, बिकॉज दिस इज द कॉमन डिफरेंस टर्म जो कि मौजूद रहनी जरूरी है ना? हाँ चलिए, हाँ ये मानता है कई बच्चे ये भी मानते हैं ए प्लस डी, ए प्लस 2d, तो ये भी गलत है। मतलब ये भी सही तो है लेकिन डोंट यूज नहीं करनी, यूज दिस।
ठीक है, ओके। अगर मान लीजिए किसी एपी सीरीज में 4 टर्म्स माननी है आपको, 4 टर्म्स, बताओ कैसे मानोगे? तो यहां पर भी आपको डिफरेंस कॉमन बनाना पड़ेगा। तो कोई बच्चा अगर ऐसे सोच रहा हो कि a+d, a+2d, a+3d ऐसे बना लो सर, या a+d, a+2d, a+3d, a+4d, ना, ये टाइम टेकिंग है। सही है, गलत नहीं है, लेकिन ये टाइम टेकिंग प्रोसेस हो जाएगा। तो आपको टाइम सेव करना है पेपर में, तो आपको क्या करना है, a माइनस का d, a प्लस का d और a प्लस का 3d और a माइनस का 3d, ये माननी है टर्म्स 4। ये फिक्स है, मतलब कि मानो तो यही मानो वरना मत मानो, ठीक है? आई बात समझ में? वेरी गुड। तो ये याद रखना है, कुछ भी करना है मुझे नहीं पता, लेकिन माननी ऐसे ही है टर्म्स। चलो, अगर हम बात करें फिफ्थ टर्म की, 5 टर्म्स अगर आपको माननी है तो आप कैसे मानेंगे बताओ? कैसे मानेंगे 5 टर्म्स, सोचो। तो ये कॉमन है, ए प्लस का डी, ए प्लस का 2d, बीच में ए को बेस मान लिया, 2 टर्म इधर लिख दी और 2 टर्म इसके पीछे लिख दो, कॉमन डिफरेंस भी सेम ही है, 5 टर्म ये हो गई। तो आप ऐसे 5 टर्म मानेंगे, सबसे टाइम सेविंग तरीके हैं अगर आप ऐसे 5 टर्म्स को मानते हैं तो, ठीक है? क्लियर है सर? a+3d क्यों मानेंगे? क्यों नहीं मानेंगे भाई? नहीं अर्षित, क्या हो गया तुम्हें, प्रॉब्लम है कुछ? प्रॉब्लम है क्या? कॉमन डिफरेंस 2d आ रहा है ना सब में, तो कॉमन डिफरेंस भी तो सेम रखना है, वरना एपी कैसे होगी भाई? जो आप खुद मानना चाह रहे हो ना, आप अपना खुद मानो और फिर कॉमन डिफरेंस सेम निकाल कर दिखा दो। हो सकता है कि आप एक अच्छे साइंटिस्ट बन जाओ। आप खुद भी निकाल रहे, यार देखो सर देखो, ऐसे मानो इसमें कॉमन डिफरेंस सेम आ रहा है, हो ही नहीं सकता ना भाई, इसलिए तो बता रहा हूं, पॉसिबिलिटीज यही है। हम तो सब कुछ करके बैठे हैं, अब आप दिमाग लगा लो अपना। हाँ, ठीक है, यही यही टर्म्स बनेंगी जिनमें कॉमन डिफरेंस सेम रहेगा, बाकी नहीं बनेगी, ये मैंने लिखा दिया आपको। हाँ, एक मिनट, एक बच्चा क्या कह रहा है, कुछ कह रहा है। चलिए, आइए, ठीक है, समझ में आ गई बात, फिफ्थ टर्म समझ में आ गई, एंड सो ऑन, आगे भी आप मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना? आ जाइए, यहां तक किसी को कोई तकलीफ तो नहीं है भाई? होनी नहीं चाहिए। अब हम आगे चलते हैं। हाँ, टर्म्स मैंने आपको सिखा दी, अब आप चलते हैं अर्थमेटिक मीन। समांतर माध्य,
मतलब आप बताइए मुझे कि समांतर माध्य क्या होगा। अगर ए और बी दो टर्म है, इनका समांतर माध्य क्या होगा? तो समांतर माध्य बहुत सिंपल है कि दोनों टर्म्स का योग बटे दो, यही इनका समांतर माध्य होता है। इसको हम बोलते हैं ए एम। कभी भी अर्थमेटिक मीन की बात अब की जाएगी तो ए एम जो होगा वही समांतर माध्य होगा ए प्लस बी बाई टू, दो टर्म्स का। अंडरस्टैंड? हाँ, वेरी गुड। ठीक है, तो समांतर माध्य भी लिख लो, ये दो टर्म्स का समांतर माध्य आपका होता है। अब क्वेश्चन मैं देता हूं आपको, बहुत अच्छा क्वेश्चन दे रहा हूं। अरिथमेटिक मीन बताइए, अरिथमेटिक मीन बताइए। फाइंड थ्री अरिथमेटिक मीन, फाइंड थ्री अरिथमेटिक मीन बिटवीन 3 एंड 19, 3 व 19 के बीच में तीन समांतर माध्य कौन कौन से हो सकते हैं, बताओ। बहुत शानदार क्वेश्चन है। नॉर्मल आपने क्वेश्चन देखे होंगे, लेकिन बात नॉर्मल की यहां चलती नहीं है, क्योंकि मैं आपको पढ़ा रहा हूं बेस्ट कंटेंट। तो फोकस करें इस बात पर और दें आंसर मुझे। आपको तीन समांतर माध्य निकालने हैं इनके बीच में। तो आप लोगों ने क्या किया, पहला तुक्का तो मार दिया कई सारे बच्चों ने, जो कि एक हद तक ठीक है। बस 3 और 19 के बीच में तीन समांतर माध्य निकालने हैं। तो 3 और 19 के बीच में बिल्कुल मिडिल में कौन सा आ जाएगा, 3 प्लस 19 बटे 2, यानी कि 11 आ गया। और 11 और 3 14 बटे 2 7 आ रहा है। 11 और 19 20 बटे 2 10 आ रहा है। ठीक है, अब इस तरह के समांतर माध्य निकल सकते हैं, 7 भी निकल सकता है। ठीक है, ओ सॉरी 10 क्यों, 15 आएगा ना, 20 थोड़ी है, 30 है। तो आपके तीन माध्य कौन कौन से हो जाएंगे, आपका पहला माध्य हो जाएगा 7, दूसरा माध्य हो जाएगा आपका 11 और तीसरा माध्य हो जाएगा आपका 15। तीन माध्य ये होंगे, 7 11 और 15। मजा आ गया? कभी किया ऐसा क्वेश्चन ना, हो ही नहीं सकता। लेकिन लॉजिक बहुत क्लियर है कि अगर पहली बार आप ऐसे प्रश्नों को देखो तो आपको घबराहट होगी, आप नहीं समझ पाएंगे। लेकिन बहुत सिंपल है ना, a प्लस बी बाई टू लगाना है, तो सबसे पहले जो आएगा वो मिडिल वाला आएगा, जो कि 3 और 19 से बनेगा। लेकिन ये तीसरा नहीं है, ये बीच वाला है। आपसे पूछ भी सकता है कि तीसरा माध्य बताओ मेरे को, तो क्योंकि मैंने आपसे तीन माध्य की बात करी है, तीसरा वाला कौन सा है, 15 है। लॉजिक क्लियर है क्या मेरे भाइयों? बस ऐसे ही आप सीखते रहे मेरे साथ में, मैं तो कहता यही हूं आपसे। ठीक है, मजा आया भाई यहां तक? सबको कोई दिक्कत तो नहीं है किसी को? चलिए सर, कैसे सर फिर से कैसे निकाले? यस, हाँ, एक बच्चा कह रहा ऑप्शन से भी कर लेंगे। ऑप्शन नहीं हो तो है गौरव, मतलब सीखना नहीं है तुम्हें, है ना? इंटेलिजेंट हो यार गौरव तुम, है? लास्ट में ये मत कहना सर आई नहीं मेरे को मैथ, क्योंकि तुम खुद के दिमाग से सोचते हो तो फिर प्रॉब्लम आती आती यार, बच्चे के साथ आती। हाँ, ओके, दोबारा बताया जाएगा, अगला एग्जांपल दिया जाएगा आपको। 7 व 17 के बीच 5 समांतर माध्य बताओ। फाइव अर्थमेटिक बिटवीन, 5 अर्थमेटिक मीन बिटवीन 7 and 17।
देखिए, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, 7 और 17 को कोने में ले लेना है, और इनका जो मिडिल आएगा ना वो आपको देखना है, वो तीसरा पद होगा। क्यों होगा? क्योंकि हमें पता है 5 का जो तीसरा पद होता है वही समांतर माध्य है। तो 7 और 17 का कितना हो जाना है, 24/2 12। तो यहां ये 12 आ गया, अभी 12 आ चुका है, किसी को कोई दिक्कत नहीं। और 12 और 7 19/2। 12 और 17 29/2। ठीक है, अब इसके और इसके बीच में निकाल लो, और इसके और इसके बीच में निकाल लो। तो 1 2 3 4 5, इन दोनों के बीच में निकाल लो, इन दोनों के बीच में निकाल लो फटाफट से। तो हम ये कह सकते हैं 12 दूनी 24, 19 + 24/2, और 24 + 29/2, 33 43/2। ठीक है, तो 21.5, और ये कितना आ गया, 53/2, 26.5। तो ये आपके आ जाएंगे माध्य, 21.5 26.5, 5 आ गए। एक तो 19/2 आ गया, एक 21.5 आ गया, एक 12 आ गया, ठीक है, एक 26.5 आ गया, है ना। और एक बस हो गया, 29/2 आ गया। ओ सॉरी मैंने गड़बड़ कर दी भाई, कहूँ गड़बड़ कहाँ हो रही है, 2 भी तो करना है। तो ये हो जाएगा 19 + 24/4 होगा, क्योंकि 2 तो पहले से ही है। और ये हो गया 29 + 24 53। तो ये हो गया कितना, 43/4 53/4। तो आपके 5 माध्य कौन कौन से आ गए, एक तो 19/2 आ गया, और एक आ गया आपका 43/4 आ गया, और 53/4 आ गया, एक 12 है 12, एक 53/4 आ गया, और भाई साहब लास्ट और अंतिम 29/2 आ गया। ये सारे के सारे आ गए, किसी को कोई समस्या? ये पांचों के 5 माध्य आ गए जो 7 और 17 के बीच में है। आप चेक भी कर सकते हैं, ये 9.5 हो गया, ठीक है, ये हो जाएगा 4 10.75, ये 12, ठीक है, और ये 4 एकम 4 4 तिया 12 13.25 और 14.5। किसी को कोई समस्या है तो यहां पर आकर इन्फॉर्म करे। बाकी बढ़िया फर्स्ट क्लास क्वेश्चन आपके सामने बन चुका है, बहुत आसान है, नई चीजें हैं, सीखने में समय लग सकता है, लेकिन चीजें अच्छी हैं भाई, इग्नोर नहीं करेंगे इनको आप, अच्छी बात है। ठीक है भाई साहब, किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है, आगे चलें। हाँ सर, 4 कहां से आया? अरे शिवराज, यही तो बुद्धि नहीं लगाते तुम, और अपने आप को तुम अभी ये बोल और दोगे टीचर खराब पढ़ा रहा है। अरे भाई 2 संख्याएं हैं, देखो इन बच्चों को कैसे है, इनको दिमाग नहीं लगाना, जबकि पता है इनकी मैथ कमजोर है, इनको खुद को पता है, लेकिन ये खुद पेन नहीं चला सकते। ये और बता दू इनकी बात क्यों? ठीक है यार, 19/2 12 का माध्य निकालना है। मैं बोलता हूं मेरे पास 2 संख्याएं हैं, एक 19/2 है और एक 12 है,
इसका समांतर माध्य निकालो। तो क्या बताया था, a प्लस बी बाई 2। अरे यही बताया था ना। तो भैया देखो 12 दूनी 24, 19 और 24 43 बटे 2 और 2 नीचे है 4 आ गया। और अभी भी तुम खुद को चैलेंज करोगे, अरे यार ऐसे कैसे, 4 कैसे कर दिया सर ने, पता नहीं यार, अपनी मर्जी से करता है टीचर, ये कुछ पढ़ाता तो है नहीं है, बोलता बोलता है बस, हाँ बता नहीं रहा 4 कहां से आया है। तो भाई मैं 4 बार बता चुका हूं कि सिंपल फॉर्मूला लगाना है, वो फॉर्मूला लगा है, बटे 2 पहले, बटे 2 इसमें है और बटे 2 और भी होगा। क्यों होगा, क्योंकि आप फॉर्मूला जानते हैं। ठीक है, और 12 तो शुरुआत में आ ही गया था। आइए अब चलिए, अब आते हैं ज्योमेट्रिक मीन पर, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन पर, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में जो और भी चीजें रह रही हैं, जैसे कि आपको लग रहा होगा सर अर्थमेटिक प्रोग्रेशन खत्म हो गया, बिल्कुल खत्म हो चुका है, हाँ लेकिन हाँ अर्थमेटिक मीन आपका, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन आपका खत्म हो चुका है पूरा, लेकिन इसमें जो क्वेश्चंस अभी करवाएंगे ना, जैसे कि ये क्वेश्चंस हैं आपके लिए, ये क्वेश्चंस है ना, इन क्वेश्चन के थ्रू आपके बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे अभी, है ना। एक बच्चा कह रहा है सर समांतर नहीं हुआ, देखो भाई हुआ या नहीं हुआ पता चलेगा, आप डिफरेंस निकालो, कॉमन डिफरेंस निकालते चलो। 10.75 माइनस 9.5, 1.25 आ रहा है, लेकिन तुम बुद्धि नहीं लगाओगे मुझे पता है ना, क्यों, बस यही तो कमी है, टीचर अच्छा भी हो तो बच्चे उसके मुताबिक भी मिलने चाहिए टीचर को। सबका कॉमन डिफरेंस सेम आ रहा है, इसलिए ये समांतर श्रेणी में है। लेकिन इन बच्चों का हो नहीं रहा है डी सेम, मैं एक बार बात करता हूँ उससे, क्या बात हो गई, कहाँ सेम नहीं है, एक बार मेरे को बताओ तो सही, कौन है ये बच्चा, मैं बात तो करूं इनसे, मतलब क्या है इनके दिमाग में, मतलब क्या खुद को वास्तव में होशियार समझते हैं क्या, क्या हम बेवकूफ हैं जो पढ़ा रहे हैं इनको, कोई तो प्रॉब्लम होगी ना इनके साथ। हेलो हेलो, हेलो, हाँ प्रद्युम्न, आगे तनु ये डिफरेंस सेम नहीं दिख रहा तेरे को, नहीं सर, पहले में से 9.5 में से 7 माइनस करेंगे तो 2.5 आ रहा है अच्छा 2.5 आ रहा है, सर। 9.5 में से 7 पहले वाला माइनस करेंगे तो नहीं आ रहा है कौन सा पहले वाला, सर। जो पहले टर्म 7 लिया तो है वो आपने, पहली टर्म तो कुछ मतलब की नहीं है ना भाई, समांतर माध्य तो ये टर्म्स हैं, इनके बीच में कॉमन डिफरेंस देखना है ना, 5 टर्म तो हमने ये निकाली है, वो तो एक माध्यम है बस, 7 और 17 के बीच में निकाल रहे हैं हम। तो सर इन्हीं पांचों में से आएगा और पहले और लास्ट में नहीं आएगा। तो उससे तो लॉजिक ही नहीं है ना भाई, अभी 3 व 19 के बीच में निकाला तो आंसर तो 7, 11 और 15 हुआ ना, आंसर वो थोड़ी ना हुआ जो होना था। ओके सर, सॉरी सर, थैंक यू। ठीक है, वो तो संख्याएं हैं उनके बीच की बात कर रहे हैं, एक्चुअल में 5 समांतर माध्य निकालने तो 5 तो ये होंगे, 19/2, इसके बाद में 19/2, 43, ये 5 ये हैं, उनसे क्या लेना देना, उनसे बात ही नहीं कर रहे हो। चलिए आगे चलते हैं अब ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन पर, गुणोत्तर श्रेणी।
चलिए, गुणोत्तर श्रेणी की बात अगर हम करते हैं तो आपको नाम से ही पता लग रहा होगा, गुणोत्तर यानी कि आगे वाले में गुणा हो रहा है। जैसे कि कोई टर्म अगर ए है तो यहां आपका गुणा होगा कोई टर्म आर, फिर आगे भी वही टर्म इस ए आर में आर का गुणा दोबारा हो जाएगा तो ए आर स्क्वायर, इसी प्रकार आर का गुणा तिबारा हो जाएगा तो ए आर क्यूब। तो अगर ऐसी सीरीज बनती है तो इसको हम क्या बोलते हैं, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन बोलते हैं। जैसे कि अगर आप एग्जांपल ले रहे हो तो आपने लिया होगा 1, फिर उसके बाद 2, फिर उसके बाद 4, फिर उसके बाद 8, फिर उसके बाद आपके सामने कितना हो जाएगा 16। तो आपने ये जो टर्म्स देखी हैं तो यहां एक चीज काम कर रही है मल्टीप्लाई 2, तो एक गुणा में जो चीज काम कर रही है मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, तो ये जो मल्टीप्लाई हो रहा है इसी को हम आर बोलते हैं, जिसका मतलब है कॉमन रेशो। वहां कॉमन डिफरेंस था, यहां कॉमन रेशो आता है, जिसको हिंदी में बोलते हैं सार्वनुपात। ठीक है, इसको हम बोलते हैं कॉमन रेशो, सार्व अनुपात हम इसको बोलते हैं। मेरी बात अगर समझ में आ गई है तो बताओ। तो सर यहां पर भी एक ए क्या रहेगा, ए वही पहला टर्म रहेगा। तो कॉमन रेशो आपका यहां 2 आ रहा है क्योंकि सीरीज आपकी बढ़ रही है। दिख रहा है आपको, सीरीज आपकी बढ़ रही है, दिख रही होगी बढ़ती हुई। आप में से कितने बच्चों को दिख रही है? ठीक है, आपको दिख रहा है ना, सीरीज इंक्रीजिंग में आ रही है लगातार। कॉमन रेशो भी आपके सामने आ रहा है, ए बराबर, है ना, ए बराबर आपका 1 आ रहा है, आर बराबर आपका 2 आ रहा है, लगातार इंक्रीजिंग में बन रहा है। गॉट इट? तो ये अपना क्या हो गया, हाँ ये अपना क्या हो गया, कॉमन रेशो हो गया। हाँ, ठीक है, चलो ए हो गया अपना। ठीक है, अब आगे बात करते हैं, जीपी की बात कर रहे हैं ना हम, तो जीपी में ही बात कर रहे हैं हम लोग। जीपी में आर ग्रेटर देन 1 भी हो सकता है और लेस देन 1 भी हो सकता है। कैसे? एग्जाम्पल ले लीजिए। एग्जाम्पल जैसे कि अभी मैंने एक सीरीज बताई थी आपको, 2, 4, 8, 16 एंड सो ऑन। तो यहां आपको जो आर दिख रहा है, तो आर हमेशा कैसे निकलेगा, सेकेंड टर्म बटे फर्स्ट टर्म। तो 4/2 आप करते हो तो कितना निकल कर आया, 2 निकल कर आया। तो यहां आर क्या है, ग्रेटर देन 1 है। कभी कभी ऐसा होगा, एग्जाम्पल 1, 1/2, 1/4, 1/8, 1/16, ऐसा भी तो हो सकता है। तो ये भी आपकी जीपी में है, और जीपी में आपको पता तभी चल पाएगा जब आप कॉमन रेशो निकालोगे। तो इसका कॉमन रेशो 1/2 आ रहा है क्योंकि सेकंड टर्म 1/2 है, फर्स्ट टर्म 1 है। तो मल्टीपल में आ रहा है, और मल्टीपल जो है वो 1/2 आ रहा है, देख रहे हो आप। तो 1/2 आ रहा है तो आर इज लेस देन 1। तो ये सीरीज क्या हो रही है, छोटी होती जा रही है आगे, और गुणा में चलेगी तो बड़ी होती चली जाएगी। मेरी बात आपको समझ में आ गई क्या? आ गई ना? वेरी गुड, बहुत अच्छे भाई, बहुत अच्छे स्टूडेंट्स हो आप। चलिए अभी देखो एक एग्जांपल देता हूं आपको, पहले उससे पहले हम निकाल देते हैं, कुछ चीजें समझा देते हैं आपको कि यहां पर nवा पद निकालेंगे जीपी में, तो क्या होगा, a इंटू आर की पावर n-1। यहां आपको पता होना चाहिए a आपका क्या है, पहला पद है, r आपका क्या है, कॉमन डिफरेंस है, सॉरी कॉमन रेशो है, और n आपका क्या है, नंबर ऑफ टर्म्स है। ठीक है, हाँ ठीक है ना। ए आपका फर्स्ट टर्म है, आर आपका कॉमन रेशो है, एन आपका नंबर ऑफ टर्म्स है। तो यहां पर आपको पता है कि अगर आपको एनवा पद निकालना है, टी एन तो हम जानते ही हैं, nth टर्म
nवां पद। आप में से जिस बच्चे ने पूरा ठान लिया है कि ये कोर्स कंप्लीट करना है और बेस्ट तरीके से करना है, आप अगर लास्ट तक इस बैच में रुक रहे हो ना तो आपकी मैथ सुधर जाएगी, ये मैं आज गारंटी से बोलता हूं। लेकिन आपको पेशेंस रखना पड़ेगा। कई सारे बच्चे नहीं रख पाते हैं और उसका ये कारण होता है कि वो पढ़ाई से दूर चले जाते हैं। मेरी पढ़ाई से नहीं, मैं ही नहीं, अगर कोई और भी टीचर होता तो वो उससे भी नहीं पढ़ते, 4 दिन पढ़ते बस। लेकिन मैं वो अध्यापक हूं जो घसीट घसीट कर पढ़ाऊंगा भाई, ध्यान रखना। तो अगर वाकई में तुम्हारे अंदर कोई कमी है या डर है किसी चीज को ना सीखने का, तो भैया ये आग का दरिया है और तैर कर जाना है। मैथ आसान नहीं है, तो आपको यहां तैरना पड़ेगा। आप बाहर से नहीं देख सकते, इसकी तपिश से डर नहीं सकते। आप अगर डरते हो तो फिर आप कर ही नहीं पाओगे कभी। तो आपको रेगुलर बने रहना है और रेगुलर प्रैक्टिस करनी है, नोट्स रिवीजन करने हैं, और वीडियो आपके पास है ही साल भर के लिए। अपना 100% दो, फिर जान लग जाएगी चीजों में, ध्यान रखना बस। होगा, अरे यार इतना तरीके से पढ़ाऊंगा, चिंता मत करो, लेकिन सब्र करो। एक एग्जाम्पल होता नहीं, तुम टेंशन लेने लग जाते हो और नहीं समझ में आया, अरे भाई उसके और भी आगे चीजें होंगी, वहां से क्लियर हो जाएगा, लेकिन आप उसी चीज में लगे रहते हो, तो वो गलत चीज है ना। आइए अब जीपी की बात कर रहे थे हम, तो जीपी की हम डिस्कशन कर रहे हैं। तो जीपी में एनवा पद ये निकालना होता है, एनवा पद, ठीक है। और जीपी में अगर मान लो एन पदों का योग निकालना है तो क्या होगा, ए इंटू आर की पावर एन माइनस 1 अपॉन आर माइनस 1, लिख लो फॉर्मूला। और दूसरा फॉर्मूला होता है ए इंटू आर की पावर एन माइनस 1 अपॉन 1 माइनस आर, यहां से लो 1 माइनस आर की पावर एन, 1 माइनस आर, दोनों लिख लो फॉर्मूले। हाँ, क्यों है ये दोनों फॉर्मूले भाई, ये उसके लिए है जब आर आपका 1 से बड़ा हो, जो मैंने समझाया था अभी, और ये उसके लिए है जो आर आपका 1 से छोटा हो, आर आपका 1 से छोटा हो। हाँ, अरे फॉर्मूले ये है ना, ध्यान रखना, इसमें हिंदी इंग्लिश नहीं होती है, ठीक है। और इंपोर्टेंट कंडीशन, एक इंपोर्टेंट कंडीशन आती है, उस कंडीशन को भी समझ लो। वो कंडीशन क्या है, देखिए, अगर आप आर नेगेटिव ले रहे हैं, मतलब 1 से कम ले रहे हैं, तो नेगेटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, तो इनफाइनाइट तक भी तो टर्म्स जा सकती हैं। तो कभी भी अनंत पदों का योगफल पूछे जीपी में, तो वो होता है ए अपॉन 1 माइनस आर, इसको नोट कर लो, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इनफाइनाइट टर्म्स का अगर सम निकालना है तो वो होता है ए अपॉन 1 माइनस आर। ठीक है, आप लिख लो आराम से, अभी आपको कुछ दिमाग लगाना नहीं है, बस ये फॉर्मूलों को निहार लो, आप इतना ही करने को कह रहा हूं मैं। आप, मेरा मैथ पढ़ाने का तरीका मैं बता देता हूं और कई सारे बच्चों को भी बता देता हूं। आप लोगों को दिमाग जहां लगाने को बोले वहां लगाना है, लेकिन जो चीज लिख रही है, अब जैसे मान लो ये फॉर्मूले हैं, तो ये फॉर्मूले रहने वाले हैं, यथावत है, इनमें कोई चेंजेस नहीं होंगे, तो अब इनको लिखो ना, अब इसमें टेंशन ही क्यों लेनी कि भाई हाँ ये होता है ए इंटू आर की पावर एन माइनस 1 अपॉन आर माइनस 1, क्योंकि आर बड़ा है 1 से, इसलिए ये आया फॉर्मूला। यहां 1 आ जाएगा पहले, क्योंकि आर छोटा है 1 से, तो 1 बड़ा होगा, ऑब्वियस सी बात है। फॉर्मूला नोट करो बस, ये अनंत पदों का योग है, मैं लिख देता हूं, ये सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स, सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स, अनंत पदों का योगफल, अनंत पदों का योगफल। ओके, नोट कर लो सारी चीजें, फिर आगे एक आध दो एग्जांपल लेते हैं, फिर उससे समझ में आएगा आपको, है ना।
और जीपी इतना टफ होता नहीं है। नोट कर लिया तो एक बार यस लिख देना सर, नोटेड। नोट कर लिया हो तो नोटेड लिख देना। और हाँ, कल ये एपीजीपी खत्म हो जाएगा और परसों से नया चैप्टर शुरू हो जाएगा। आइए, नोट कर लिया। आ जाओ सर। टेस्ट कब से होगी? टेस्ट का यार मैं सोच रहा हूँ संडे को ले लेता हूँ क्लास। टेस्ट मतलब टेस्ट, आपको पता है ना टेस्ट सीरीज कहाँ मिलती है? ऐप में जाओगे आप, ऐप में जाकर ये जो 3 डॉट है बगल में, यहाँ टेस्ट सीरीज का ऑप्शन आता है एक। तो मैं सोच रहा हूँ कि मैं फ्री में दे देता हूँ आपको। फ्री में तो मतलब क्या, चैप्टर वाइज टेस्ट बना लेते हैं। जैसे कि आज अभी अपन ने ये पढ़ाया तो मैं ऐसे लिख देता हूँ कि टेस्ट सीरीज बाय साहिल सर, ऐसे बनवा देता हूँ। और क्या करता हूँ, कुछ देखता हूँ क्या बात होती है आज। मेरी मीटिंग है आज, तो उसमें डिस्कशन यही है कि मैं बच्चों को टेस्ट सीरीज देना चाह रहा हूँ मेरे को। तो इसमें टॉपिक वाइज हम डलवा देंगे पहले, ठीक है। फिर जब पूरे चैप्टर हो जाएंगे तो फिर मैं आपको 10 या 15 पेपर की टेस्ट सीरीज फ्री में प्रोवाइड कराऊंगा, है ना। फ्री में क्यों कराऊंगा यार, 599 में जान लोगे क्या तुम मेरी? चलो उस टाइम ही देखेंगे, है ना। आइए, आइए, ठीक है। ये वाला फ्री हो जाएगा, चैप्टर वाइज टेस्ट करवा देंगे पहले, क्योंकि आप जो सिंप्लीफिकेशन एपीजीपी डेसिमल फ्रैक्शन का सबका पूरा करवा देंगे, ठीक है। ये तो फ्री करवाएंगे। हाँ, अब आगे चलते हैं यार। एग्जाम्पल ले रहा हूं कुछ, है ना, दीजिए दिमाग। मैंने बोला जीपी है 1, 1/2, 1/4, ऐसे ऐसे चलती चली गई का कौन सा टर्म 1/128 है? बताओ। टेस्ट सीरीज रखेंगे 20 रुपए की, ठीक है। लास्ट में होगी वो तो, अगर होगी तो होगी वैसे तो, क्योंकि जब पेपर वेपर आ जाएगा तो लास्ट में, जब कोर्स के बाद, तो फिर मैं टेस्ट तो लगवाऊंगा ही पूरे। मजा आएगा देखना। अभी प्लान कर रहा हूँ, आराम से, चिंता मत करो। देखो यार, हर चीज का मेरे दिमाग में चल रहा है प्लान। मैं आपको सच बता रहा हूँ, बहुत कुछ प्लान चल रहा है। मेरा ये प्लान भी है कि आप लोगों को रीजनिंग और जीके के भी टीचर्स आपको पढ़ाए जाएं, और बढ़िया टीचर्स हैं यहाँ पर, मेरी बात हुई है। और रीजनिंग और जीके का एक कॉम्बो बैच लाया जाए, जिसमें मैं तो रहूंगा, ये वाला बैच कंटिन्यू रहेगा उसमें, तो उसमें कोई दिक्कत आएगी नहीं। और उसमें फिर रीजनिंग और जीके भी मैं आपको प्रोवाइड करा दूं ना, मिनिमम कॉस्ट में, बहुत मिनिमम में, है ना। ये तो अभी आप दिमाग ना लगाओ, पढ़ाई पर ध्यान दो, ठीक है। इंग्लिश भी आती नहीं है ना, मतलब रेलवे के दृष्टिकोण से बात कर रहा हूं मैं तो। चलिए, तो अभी मैं इसकी बात कर रहा हूं आपके सामने। इसकी क्वेश्चन ये आपके सामने आ गया है। कौन सा टर्म ये है? तो मुझे नहीं पता, मैं इतना जानता हूं, एनवा पद बराबर होता है a इंटू आर की पावर n-1। ये फॉर्मूला आपको पता है, एक जीपी का फॉर्मूला है, और ये बोल रखा है कि सर जीपी है।
तो आपको कौन सा पद है ये, 1/128 है, लिख दिया मैंने। ये पद कौन सा पद है यही तो निकालना है। ए कितना है, ए 1 है। आर की वैल्यू कितनी है, आर की वैल्यू कितना हो रहा है, 1/2 ही तो हो रहा है। आर कैसे निकाला आपने, 1/2/1, 1/2 n-1, तो पावर n-1 आ रहा है। तो आपको मैंने सर्स और इंडाइसिस पढ़ाया था ना कि सर अगर ये लिखना चाहते हो तो 64 का ये 2 की पावर 7 है, और ये कितना है 2 की पावर n-1, तो बस n-1 बराबर 7, n बराबर 8 आ गया। तो ये 8वां पद होगा, ये बोला जा रहा है कि इस जीपी का 8वां पद होगा। ठीक है, आई बात समझ में, इस जीपी का 8वां पद होगा ये। ओके, बत्तीस, 5, 64 और 128। ठीक है, आइए आगे आगे बात करते हैं। अगर आपको 3 टर्म माननी पड़े, आपको 3 टर्म माननी पड़े जीपी में, तो कैसे मानोगे बताओ। अरे चिंता मत ही करो यार, मैं हूं ना यार। तुम ये बता रहा हूं, मैं आपको सच बता रहा हूं एक बार कि आप तुम मेरे साथ जुड़े हो, तुमने भरोसा दिखाया है मेरे ऊपर, तो मैं तो भाई जान लगा दूंगा। तुम ये लोग बच्चे समझते नहीं है, मैं बहुत वैसा टीचर हूं भाई साहब। मैं देखो, मैं उस तरह कहूं कि जैसे पेरेंट्स होते हैं ना, जैसे गार्जियंस होते हैं जो सोचते हैं, मैं वो नहीं हूं पड़ोसी वाली आंटी या पड़ोसी वाले अंकल की हाँ बिगड़ रहा है तो बिगड़ने दूं, मैं वो नहीं हूं, ध्यान रखना। ठीक है, आप सब खुद मेरे स्टूडेंट हो, तो मैं हिसाब से ही काम करवाऊंगा, चिंता मत करो आप। ठीक है, तो अब 3 टर्म आपको जीपी में माननी है। अब कोई प्लस बता रहा है, भाई प्लस तो होती ही नहीं है यहां। जैसे कि यहां ए है, तो यहां आप a/r मान लो और ए आर मान लो। कई बच्चे सोचेंगे कि सर मैं तो ये मानता हूं ए आर और ए आर स्क्वायर, तो मैं ये कहूंगा कि गलत नहीं है, ये भी सही है, बट आपका यूज ये करना है, वो यूज नहीं करना है। हाँ, ठीक है, A4 अभी डालूंगा, है ना, इस क्लास के बाद वो डेसिमल फ्रैक्शन वाली A4 मिल जाएगी आपको। सारा दिमाग में रहता है भाई, मेरा काम ही यही है, तुम उसकी टेंशन लेते हो खामोगा। 4 टर्म्स इन जीपी, 4 टर्म अगर माननी हो तो कैसे मानोगे बताओ। तो ये कैसे मानोगे, ए आर का क्यूब, A/R और A/R का क्यूब लिख लो। ये 4 टर्म ऐसे मानोगे आप। एक बच्चा कह रहा है रोज आप बोलते हो, भाई हमेशा अनुराग तू गधा बच्चा है भाई, अब मेरे को गुस्सा आता है ऐसे बच्चों पर। मेरे प्यारे गधे भाई, मेरे को ये बता, मैंने तेरे को क्या बोला था कि A4 साइज पीडीएफ तभी डलेगी जब उसमें करेक्शन हो जाएंगे। तो मैंने कल आपको पता होगा डायरी में नोट भी किए थे, क्योंकि वो तो फाइल है, अगर वहां कोई गलती हो गई तो उस गलती को सुधारना भी तो पड़ेगा ना उस मेन फाइल में। तो वहां 3 क्वेश्चनों में गलती आई, 3 नहीं 2 ही क्वेश्चनों में। क्वेश्चन नंबर 14 की इंग्लिश, 4 की इंग्लिश गलत थी और 44 की भी इंग्लिश गलत थी, बाकी सारे सही थे, तो उनको करेक्शन किया गया है और उसके बाद दिया आज दी जा रही है। गजब आदमी है। चलिए, ठीक है, अब 5 टर्म माननी हो तो 5 टर्म कैसे मानोगे, 5 टर्म्स इन जीपी। तो क्या करोगे भाई, भाई ए मान लिया बीच में, A/R स्क्वायर, सॉरी
ए आर स्क्वायर, ए अपॉन आर और ए अपॉन आर स्क्वायर, ऐसे माननी होती है, लिख लो। हाँ लिख लो, कैसे टर्म्स माननी है, दिमाग में बैठना चाहिए आप लोगों के कि भाई ऐसे 5 टर्म जीपी में आप मानेंगे पेपर में, ठीक है। ये 3 टर्म मानना है, ये 2-4 टर्म मानना है। पहले आपको एपी में भी वही सिखाया और जीपी में भी वही सिखा दिया, ठीक है। सम हो गए सारे, पद हो गए सारे, एपी जीपी, अब यहां हो गया एंड। लेकिन अभी बात आती है ज्योमेट्रिक मीन भी अब बता देते हैं आपको। ज्योमेट्रिक मीन यानी कि गुणोत्तर माध्य क्या होता है। गुणोत्तर माध्य जैसे मान लो 2 संख्याएं दे रखी हैं आपको ए और बी, उनका गुणोत्तर माध्य क्या होगा। तो 2 संख्याओं का गुणोत्तर माध्य होगा जीएम बराबर होगा अंडर रूट ए बी, ये ध्यान रख लेना बस। जीएम होता है आपका अंडर रूट ए बी होता है, ठीक है। चलिए अब एक क्वेश्चन देता हूं, आप जवाब दोगे। फाइंड 5 GM बिटवीन 9 and 576, 9 एवं 576 के बीच, या 576 और 9 के बीच 5 ज्योमेट्रिक मीन बताइए आप। मैं जो लिखा रहा हूं उस पर ध्यान दो भाई। पांच निकालने, 5। हाँ तो सबसे पहली बात है कि सर 576 और 9 है, इनके बीच में आप निकालेंगे तो ये हो जाएगा क्या, अंडर रूट 576 इंटू 9। मैंने कहा भाई बात तो आपकी ठीक है, बट आप ये समझ जाइए कि जब अंडर रूट की बात हो रही है तो जीएम निकालने पड़ेंगे। 24 या 72 आ गया एक बीच में, 72 आ चुका है, और क्या करूं बता। तो मेरे दिमाग में एक आइडिया था जो मैंने आपको शेयर किया कि भाई एक आ गया 72, अब 576 यहां है, 72 यहां है और 9 यहां है, और कुछ होगा। अब बोले सर रूट ए भी निकलेगा दमादम। कैसे निकलेगा, 24 या 72 आया, एक तो आ गया, लेकिन 5 कैसे निकालूं। बोले पॉइंट है नोटेट करने वाला, ये आ गया। जीपी की तरह, एपी की तरह तो नहीं है कि दोनों को जोड़कर बटे 2 कर दो, दोनों को जोड़कर बटे 2 कर दो। आप ये कहोगे सर इनका रूट निकाल लो आपस में, नहीं ऐसे नहीं चल रहे। मेरे दिमाग में एक आइडिया आ रहा है, आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। एनवा पद बराबर होता है a इंटू आर की पावर n माइनस 1, सबको पता है। और मैं कितने कितने पद निकालना चाहता हूं, 5। G1, G2, G3, G4, G5
और वो उनके बीच में निकालना चाहता हूं। अंडरस्टैंड माय डियर स्टूडेंट, बोलिए, है ना भाई। इसके इन दोनों के बीच में निकालना चाहता हूं 5 GM। तो मैंने लिखा कि अंतिम पद मेरा 576 है, प्रारंभिक पद मेरा 9 है, आर की वैल्यू मेरे को नहीं पता, लेकिन मुझे इतना पता है कि 5 - 1 हो जाएगा। तो अगर मैं, अच्छा 576 और 9 उससे फर्क पड़ रहा है क्या? ओके, 576 और 9 लिखो यहां पर, 576 और 9 के बीच, ठीक है। तो ये क्या है, घटती हुई है, तो घटती हुई है तो नेगेटिव में आएगा। पॉइंट हर चीज में है भाई, बहुत बहुत अच्छी कर रहे हो सर। तो मेरे दिमाग में एक आइडिया आया कि जब घटती हुई सीरीज है यानी कि नेगेटिव टर्म है, तो क्या आर बराबर हम ये बोल सकते हैं 9/576 और आर की पावर आपके पास जो है वो आर तो हम निकाल लेंगे, और ये जो पावर है 5, ये आपकी 6 बन जाएगी। आर बराबर, तो आर बराबर कितना हो गया, +1 हो जाएगा। 9 छिकी 54 और 9 चौके 36, 1/64 हो गया, उसकी पावर 1/6 हो गया। तो यानी कि आर की वैल्यू 1/2 आ गई। ये बात आपको समझ में आ गई क्या? आ गई तो बता दो, नहीं आई तो कोई बात नहीं है। भाई बड़ा खतरनाक सिस्टम है। खैर कोई बात नहीं, हम तो खतरों के खिलाड़ी हैं। तो अब आप क्या कर सकते हैं, जब आर बराबर 1/2 आपका आ चुका है, क्योंकि उल्टा हो गया ना, तो n-1 नीचे से ऊपर चला जाएगा। हाँ, है ना। सही है। तो आपका जो 576 है इंटू 1/2 करेंगे तो कितना हो रहा है, 288। 288 का 1/2 करेंगे तो कितना हो रहा है, 144। 144 का 1/2 करेंगे 72, और 72 का 1/2 करेंगे 36, और 36 का 1/2 करेंगे तो 18। ये आपकी 5 टर्म आ जाएंगी। और आपको 6 से लेकर शॉक नहीं होना है, क्योंकि आपके यहां 2 टर्म ये भी तो हैं, 576 और 9। तो यहां नंबर ऑफ पद कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7। तो 7 n बराबर अगर आप 7 रखोगे तो कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगी पावर। तो ये 6 ऐसे आया। कई बच्चों को डाउट है तो ठीक है, ठीक है भाई। लेकिन डिटेल आपको पता होना चाहिए। कुछ भी मान लीजिए आप, पहला पद आपको 576 मानना है, क्योंकि घट रही है तभी तो 1/2 आ रहा है लगातार। ठीक है, तो ये 5 टर्म आ गई हैं 2 के बीच में। ये इसी तरह का क्वेश्चन है ना, जो पूछा गया है आपके किसी पेपर में, तो ये करवाया गया है आपको। क्वेश्चन बढ़िया है, आप देख सकते हैं। एपी की तरह नहीं है, अलग है कुछ। आपको देख रहे हो मिडिल टर्म 72 आ रही है ना, जो आ भी रही है, देखो हम गलत थोड़ी कह रहे हैं। जो 5 टर्म आपकी G1 G2 G3 G4 G5 है, उसकी मिडिल टर्म 72 आ रही है, आप चेक कर सकते हो आराम से। अच्छा सर, बाकी सब में GM लग रहा है क्या? बिल्कुल लग रहा है भाई, अब भरोसा तो करना पड़ेगा ना। 144 इंटू 2 है ये, और ये कितना है 36 इंटू 2। इन दोनों का GM ये होना चाहिए, है क्या? अभी रुको चेक करा देता हूं। तो 144 इंटू 2 36 इंटू 2,
तो 144 का 12, 36 का 6 और 2 का 2 आ रहे हैं ना 144। सर पावर बटे में क्यों हो गई, पावर बटे में क्यों हो गई ये पूछ रहे हो तुम? शर्म नहीं आ रही है तुम्हें? पूछते हुए भी शर्म नहीं आ रही है क्या? डूब मर जाओ भाई। तुम्हें नहीं पता कि यहां पर क्या है, पावर यहां पर अगर 6 बन रही है तो अगर आप आर निकाल रहे हो तो ये सर्ड्स और इंडाइसिस नहीं पढ़ा है क्या मैंने भाई? चुल्लू भर पानी कहां है यार? कैसे बच्चे हो तुम, मेरे को ये समझ में नहीं आता, सब कुछ पढ़ाने के बाद भी पूछ रहे हो। ठीक है भाई, अब इन दोनों का निकालोगे ना तो 36 आ जाएगा। तो सारे जीएम बना रहे हैं आपस में। एक बच्चा कह रहा है हाफ कहां से आया? अरे भाई यार ये आर निकाल तो रहे हैं हम। तुम्हारी स्थिति बहुत खराब लग रही है मेरे को, तुम नई चीज सीखना ही नहीं चाहते हो। अरे यार ऐसे निकाला ना भाई अजरुद्दीन, देख तो ले, देख तो ले, पूरी चीज समझा रखी है। मेरे को ये समझ में नहीं आ रहा कि समझाने के बाद क्या दिक्कत आती है तुम्हें। आराम से देखो, आपको नंबर ऑफ टर्म्स भी बता रखी है। 6 क्यों आई? क्योंकि यहां 7 टर्म बन रही हैं, n-1 होता है, 6 हो गया, n बराबर 7 लिखा हुआ है, पता नहीं क्या हो गया। चलो, किसी को कोई समस्या यहां तक? होनी नहीं चाहिए। चलिए ओके। तो यहां तक आपको क्लियर कर दिया है मैंने सब कुछ। एपी जीपी हमने क्लियर कर दिया, एएम जीएम हमने क्लियर कर लिया है। परेशान नहीं होना है। अब कल आपका ये एंड हो जाएगा, ठीक है। ये होमवर्क के क्वेश्चन है जो आपको बनाकर लेकर आने हैं। बनाकर लाओगे ना, और मैंने इतना तो सिखा ही रखा है आपको। इसका आंसर क्या होगा बताओ? 50 का स्क्वायर। हाँ ये मैंने सीरीज में भी बताया हुए हैं। शून्य पद क्या होगा, ये सारे क्वेश्चंस आपको बनाकर लाने हैं, खुद एक बार ट्राई करने हैं। आंसर की मैंने दे रखी है, सॉल्यूशन मैं कराऊंगा, और फिर A4 साइज में आपको सॉल्यूशन के साथ मिलता ही है, आप जानते हैं। तो ये 35 क्वेश्चन है, 5, 10, 15 क्वेश्चन कल भी होंगे, है ना। जिसमें कल हम क्या क्या सीखने वाले हैं, बॉल उछली तो कब 0 हो गया, वो सब चीजें, ठीक है। चलिए तुम मस्त रहो यार, तुम शानदार चीजें पढ़ रहे हो, ये ध्यान रखना। सर एन, हाँ ठीक है। कैसा लगा सेशन? अच्छा लगा ना? ओके। परसेंटेज होगा 5 तारीख से शुरू। ओके, आप एक बार रिवाइज करना, कोई डाउट आए तो कल पूछ लेना। ओके, ऐसा करना, एक बार आप क्वेश्चन लगाना सारे, आपको अपने आप समझ में आने लगेंगे। नहीं बनते हैं तो भी अपन जब सीखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, है ना। पहली पहली बार करता है बच्चा, दिक्कत होती है, लेकिन दिक्कत का समाधान तो करने से ही आएगा ना भाई, है ना। परेशान मत हुआ करो तुम, ठीक है। बाय बाय, टेक केयर।